बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी बायोलॉजी ने इंसानियत की खिदमत किस तरह की है। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन 3 वेज। बायोलॉजी ने इंसानियत की मदद 3 तरीकों से की है। नंबर 1, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड की पैदावार को बढ़ा के। हमें पता है दिन ब दिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से फूड की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो रही हैं। तो बायोलॉजी ने कोशिश की है कि ऐसे मेथड को इंट्रोड्यूस करवाए जो फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। सेकंड मेथड है टू कम्बैटिंग डिजीज, बीमारियों से लड़ के। कम्बैटिंग कहते हैं लड़ना। इसी तरह वक्त के साथ साथ चूंकि डिजीजेज भी बढ़ रही हैं, तो बायोलॉजी ने कोशिश की है कि ऐसे मेथड्स को डेवलप करे जिससे डिजीजेज से लड़ा जा सके। थर्ड वन है प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट की हिफाजत करना और बचाना। दिन ब दिन हमारा इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़राब हो रहा है। तो बायोलॉजी ने कोशिश की है कि ऐसे मेथड को इंट्रोड्यूस करवाए जिससे हमारे माहौल को बचाया जा सके। तो ये 3 मेजर टॉपिक हैं। आज के लेक्चर में हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ, यानी जैसे जैसे बायोलॉजी फूड और हेल्थ के फील्ड में एडवांस हुई तो क्या हुआ, हैव रिजल्टेड इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फूड के फील्ड में कैसे एडवांसमेंट हुई, पहले फूड को महफूज करने के तरीके मौजूद नहीं थे और बहुत सी खुराक ज़ाया हो जाती थी। और दूसरा हेल्थ, पहले कोई बीमारी मलेरिया या चीचक आती थी तो लाखों लोग मर जाते थे। बायोलॉजी की मदद से हमें इन बीमारियों को समझने और इन पर काबू पाने में मदद मिली और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हम एम को देख लेते हैं, एम ऑफ फूड प्रोडक्शन। नंबर 1, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, जो वैरायटीज़ पहले से मौजूद थी इनको बेहतर बनाया। सेकंड, डेवलपिंग हाई यील्ड, और ऐसी वैरायटीज़ बनाई जिनकी पैदावार ज़्यादा हो। इसकी टेक्निक हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड वन, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ऐसी वैरायटीज़ बनाई जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, क्योंकि डिजीज़ प्लांट और एनिमल को जिससे हमें फूड मिलता है कमज़ोर कर देती है। और अगर हम ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को बना लें जिनके अंदर डिजीज़ से लड़ने की पावर है तो हमें इनसे ज़्यादा फूड हासिल होगी। तो ये हमारा एम है, या तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनको बेहतर बना लिया जाए, या ऐसी वैरायटीज़ बना ली जाएँ जिसकी पैदावार ज़्यादा हो, या जो पुरानी वैरायटीज़ हैं उनको डिजीज़ रेजिस्टेंट बना लिया जाए, क्योंकि डिजीज़ की वजह से पैदावार कम हो जाती है। तो ये हमारा एम है फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने का। अब इस एम को हासिल कैसे किया जाएगा, इसके 6 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करवाना सिलेक्टिवली, अपनी मर्जी से, कि इंसान अपनी मर्जी से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिप्रोडक्शन करवाता है और फिर उससे ऐसी क्वालिटी की वैरायटी हासिल कर लेता है जो पहले से बेहतर हो। तो यही लिखा है इंटेंशनल ब्रीडिंग। इंटेंशनल का मतलब होता है अपनी मर्जी से, कि इंसान अपनी मर्जी से ब्रीडिंग करवाता है विथ डिजायरेबल ट्रेड्स, और उन ऑर्गेनिज्म के साथ ब्रीडिंग करवाता है जिनके पास डिजायरेबल ट्रेड्स मौजूद हों। इन एन अटेम्प्ट, और कोशिश की जाती है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनके अंदर वो खूबियाँ मौजूद होंगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास मैंगो के ट्रीज़ हैं। मैंगो का एक दरख्त ऐसा है जिसके मैंगो बड़े ही मीठे हैं, इसको हम ट्री ए कह देते हैं। और एक ट्री बी है जिसके ऊपर मैंगोज लगे हुए हैं और वो साइज़ में बहुत बड़े हैं, लेकिन इनका जायका नहीं है, वो मीठे नहीं हैं। अब हमारे पास ये 2 वैरायटीज़ आ गई। अगर इन दोनों के दरमियान रिप्रोडक्शन करवाई जाए तो इससे ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे जिनका फ्रूट बहुत मीठा भी होगा, यानी टेस्टफुल भी होगा, और इसका साइज़ भी बड़ा होगा। तो अब 2 प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक एक प्लांट के अंदर आ गई, तो प्लांट पहले से बेहतर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिप्रोडक्शन करवाई जाती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स के पास अच्छी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। वो क्वालिटीज़ फिर इनके ऑफस्प्रिंग में एक ही वक्त में आ जाती हैं। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मकसद है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग दोनों में हो सकती है, प्लांट्स में भी हो सकती है और एनिमल्स में भी हो सकती है। अब एनिमल्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक काऊ है। काऊ की एक नस्ल ऐसी है जिसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी है,
लेकिन डिजीज़ रेजिस्टेंट अच्छी नहीं है, यानी हल्की फुल्की बीमारी से मर जाती है। और दूसरी नस्ल ऐसी है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन तो कम होती है लेकिन डिजीज़ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मिल्क प्रोडक्शन भी हो और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो, दोनों खसूसियात हम चाहते हैं। अब जो ब्रीडर्स होते हैं, ब्रीडर्स कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाने वाले, जो नस्ल कुशी करवाते हैं, एक तरफ से फीमेल और दूसरी तरफ से मेल, इनकी आपस में ब्रीडिंग करवा देते हैं। अब ब्रीडिंग से क्या होता है, हमारे पास जो अगली नस्ल आती है इसमें मिल्क प्रोडक्शन की भी खसूसियात मौजूद होती है और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होती है। लेकिन याद रखिएगा ये कोई आसान तरीका नहीं है, ये बड़ा ही पेचीदा तरीका है। ये आगे कई नस्लों तक करना पड़ता है और कई नस्लों के बाद डिज़ायरेबल वैरायटी मिलती है। तो ये तरीका है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। इसके बाद है प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स हैव डिवेल्प्ड, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो ब्रीडर हैं उन्होंने डिवेल्प की हैं थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हमेशा जेनेटिक्स के असूलों को, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके क्या किया, न्यू एंड बेटर वैरायटीज़, नई और बेहतर वैरायटीज़ डेवलप की। किसकी, वीट, राइस, कॉर्न, चिकन एंड शीप की। पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डिवेल्प्ड ब्रायलर फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। जो पोल्ट्री ब्रीडर हैं, जो मुर्गियों का कारोबार करते हैं, उन्होंने क्या किया, ब्रायलर को डेवलप करवाया। अब ब्रायलर एक ऐसी मुर्गी है जो 36 दिन में तैयार हो जाती है। जो देसी मुर्गी है इसे साल 1.5 साल लगता है, तो 1.5 किलो गोश्त 36 दिन बाद मिल जाता है। वरना अगर सिर्फ देसी मुर्गी होती तो हमें 1.5 साल बाद गोश्त मिलता। तो जो गरीब लोग हैं इनके लिए इस मुर्गी को हासिल करना, इस मुर्गी के गोश्त को हासिल करना मुश्किल हो जाता। लेकिन ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मार्केट में सस्ता भी है और जल्दी भी मिल जाता है और हर बंदा गोश्त का मज़ा चख सकता है। तो यही लिखा है, पोल्ट्री ब्रीडर्स वालों ने ब्रायलर को डेवलप करवाया और इससे क्या फ़ायदा होता है, हमें क्विक और चीप यानी जल्दी और सस्ता वाइट मीट मिल जाता है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त वाइट होता है और देसी मुर्गी का गोश्त सुर्ख होता है। अब इन दोनों गोश्त में थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स के हवाले से डिफरेंस होता है। हो सकता है अगर ब्रायलर मुर्गी ना होती तो किसी गरीब को खाने के लिए गोश्त ही ना मिलता, इतना महंगा होता। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम अपनी मर्जी से जीन डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म के पास होती हैं वो ड्यू टू जीन्स होती हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने एक मेथड को, एक टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें एक प्लांट या एनिमल के अंदर हम अपनी मर्जी से जीन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जब वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो करैक्टरिस्टिक उस प्लांट या एनिमल में हासिल की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्लांट है राइस का और एक प्लांट है कॉर्न का। अब प्लांट्स में एक बीमारी आती है, उसे हम स्मट कहते हैं। अब स्मट की बीमारी में क्या होता है, इसमें यह होता है कि प्लांट का जो पूरा सिट्टा है वो ब्लैक हो जाता है। अब ये जो बीमारी है कॉर्न के प्लांट्स पर आती है और राइस के प्लांट्स पर नहीं आती, क्योंकि राइस के प्लांट्स के अंदर स्मट के खिलाफ रेजिस्टेंस रखने वाला जीन मौजूद है। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने स्मट के खिलाफ रेजिस्टेंस रखने वाला जीन राइस के प्लांट से आइसोलेट किया और आइसोलेट करके कॉर्न के प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। जब ये जीन एक्सप्रेस हुआ तो कॉर्न के प्लांट में भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत आ गई। इसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर बाहर से डीएनए या जीन यानी फॉरेन डीएनए या जीन इंसर्ट कर दिया जाए, इन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। ट्रांस मीन ट्रांसफ़र करना, जीन्स मीन जीन्स और प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जीन्स को ट्रांसफ़र किया गया हो, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाते हैं। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन और डीएनए, यानी जीन्स या डीएनए को दाखिल करना टू आल्टर द ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा बदलाव अपनी मर्जी का लाया जा सके। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी कि कॉर्न के अंदर स्मट की बीमारी के खिलाफ लड़ने वाला जीन जब एंटर करते हैं तो कॉर्न इस बीमारी से महफूज हो जाता है। इसी तरह जीन्स फॉर डिज़ायरेबल करैक्टर्स, जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं इनमें जीन्स एंटर किए जा रहे हैं। इन जीन्स को एंटर करने की वजह से इन प्लांट से मेडिसिन मिलती हैं। जैसे एनिमल्स में भी काफ़ी सारे जीन्स एंटर करवाए गए हैं बकरियों के अंदर, ताकि बकरी के दूध से मेडिसिन मिल सके।
तो बाज़ दफ़ा हम जीन्स डिज़ायरेबल करैक्टर को प्रोड्यूस करवाने के लिए भी डालते हैं। एक और एग्जांपल है, बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन डालते हैं, फिर हम इस बैक्टीरिया से इंसुलिन हासिल करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जीन्स को एंटर करवा के इससे अपनी मर्जी के करैक्टर हासिल किए जा सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके सेल के अंदर फॉरेन डीएनए एंटर कर दिया जाता है, इन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। इसके बाद जब हम एक दफ़ा ट्रांसजेनिक प्लांट बना लेते हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है। आगे हम इनकी तादाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो तादाद को बढ़ाने के दो मेथड हैं, एक मेथड है क्लोनिंग और दूसरा मेथड है टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो यही लिखा है, ट्रांसजेनिक प्लांट कैन बी प्रोपोगेटेड का मतलब होता है तादाद को बढ़ाना, बाय क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक। सबसे पहले हम क्लोनिंग को देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हम किसी भी सेल या ऑर्गेनिज्म की ऐसी कॉपीज बनाते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हों। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिज्म है ए, जब हम इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे तो इससे बनने वाले जो बी और सी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके सारे जीन्स एक जैसे होंगे। तो इसे हम कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी एग्जैक्टली सेम। ए बी सी तीनों ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं वो एक जैसे होंगे। क्लोनिंग का लफ्जी मतलब है कॉपीज करना। जैसे हम किसी चीज़ की कॉपी करवाने जाते हैं, किसी आईडी कार्ड या किसी डॉक्यूमेंट की, तो वो कॉपी एग्जैक्टली सेम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक का मतलब है काम करने का तरीकाकार, कल्चर ग्रो करना, किसको, टिश्यूज को। यानी एक प्लांट से हमने छोटा सा टिश्यू लिया और इस टिश्यू को हमने ग्रोथ मीडियम के अंदर रख दिया। इस ग्रोथ मीडियम में ऐसी चीजें होंगी जो उसको ग्रो करवाएंगी और वो प्लांट जो उसने ग्रो करवाया वो बिल्कुल उस प्लांट से आइडेंटिकल होगा जिससे उसकी ग्रोथ हुई। डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स इनटू लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक, यानी लिक्विड मीडियम में प्लांट्स से सेल या टिश्यूज को सेपरेट करके इनकी ग्रोथ करवाना, और ग्रोथ के बाद जो प्लांट बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा उस प्लांट से जिससे टिश्यू लिए गए। नेक्स्ट मेथड है केमिकल कंट्रोल। ये बीमारियों से बचाने का एक मेथड है, यानी इसमें प्लांट्स के जो पैथोजेंस हैं, जो प्लांट्स में बीमारी कॉज करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। और किसके जरिए कंट्रोल करते हैं? केमिकल के जरिए। तो यही लिखा है, प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट्स। ज़्यादातर फंजाई और इंसेक्ट्स प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैथोजेनिक से क्या मुराद है? पैथोजेनिक से मुराद है ऐसे फंजाई और इंसेक्ट्स जो प्लांट में बीमारी कॉज करते हैं। विच वीकन्स द प्लांट, तो प्लांट कमज़ोर हो जाता है। एंड रिड्यूस द यील्ड ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स की पैदावार भी कम हो जाती है। हैड ट्रेडिशनली कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स। आमतौर पर आपने सुना होगा फंजाई और इंसेक्ट्स को मारने के लिए फसलों पर स्प्रे की जाती है। स्प्रे बेसिकली इन केमिकल्स की जाती है जो इनको मारते हैं। अब आपको पेस्ट का भी पता होना चाहिए कि वो क्या है। पेस्ट कहते हैं एनी ऑर्गेनिज्म विच कोज डिजीज इन प्लांट्स इज कॉल्ड पेस्ट, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में बीमारी पैदा करता है पेस्ट कहलाता है, चाहे वो फंजाई हो, इंसेक्ट हो या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो। तो पेस्टिसाइड, पेस्ट वो होता है जो बीमारी कोज करता है, साइड का मतलब है किल करना। द केमिकल विच इज़ यूज टू किल द पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड में दो एग्जाम्पल आ जाती हैं, फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। फंगिसाइड जो फंजाई को मारता हो और इंसेक्टिसाइड वो केमिकल जो इंसेक्ट्स को मारता हो। अब बच्चे इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक, टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए जहर। अगर खुदा ना खास्ता ये स्प्रे इंसान की बॉडी के अंदर चली जाए तो बहुत सा नुकसान हो सकता है। जैसे बहुत सारी स्प्रे ऐसी हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर कोज करती हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी की डेथ हो सकती है। सेकंड है कोज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये केमिकल्स इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कोज कर सकते हैं। थर्ड वन है इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंट टू दीज केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसेक्ट है, इसके ऊपर जब हम स्प्रे करते हैं तो इंसेक्ट इस केमिकल के खिलाफ रेजिस्टेंस यानी कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेता है। तो किसी इंसेक्ट ने केमिकल्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर ली तो जितना मर्जी हम स्प्रे करते रहें इंसेक्ट को कुछ नहीं होगा। तो ये है हमारा केमिकल कंट्रोल। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।